Assalamualaikum ji, and a very warm welcome to this segment on behalf of VLA Virtual Legal Advisory और रमज़ान मुबारक भी आप सबको। कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे था एंड इन सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे मैं चाह रही थी कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर मेरे पास दो बहुत ही इंस्पिरेशनल खातूनें हों जो कि साइलेंटली इतना काम कर रही हैं फॉर दो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जिनको बहुत से लोगों ने भूला हुआ है। तो आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस कि मेरे साथ आज शगुफ्ता सबा हैं हु इज द फाउंडर ऑफ आगोश ओल्ड होम और एडवोकेट निगत हैं हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन और जो कि बोर्ड मेंबर भी हैं ऑफ द डिसेबल्ड फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। शगुफ्ता और निगत, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेगमेंट ऑफ DLA। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, शगुफ्ता, मैं सबसे पहले आपसे ये गुफ्तगू शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि मंजर नकवी साहब जो थे ही वाज काइंड इनफ टू एक्सटेंड द इनविटेशन और आगोश ओल्ड होम मैं पर्सनली भी आई हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को जरा थोड़ा सा अवेयर करें, बताएं कि ये इदारा आपने कब इस्टेब्लिश किया था, क्यों किया था, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आप टारगेट कर रही हैं, एंड एज रिगार्ड्स टू द एल्डरली एंड हैंडीकैप यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे माशरे में और फ्यूचर में आप क्या देखना चाहती हैं, एंड लास्टली इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं। सो द फ्लोर इज योर्स, प्लीज गो अहेड। देखिए, आगोश बनाने का मकसद जो है वो ऐसी डिफरेंटली एबल्ड खास तौर पे बच्चियां जो कि जब यतीम हो जाती हैं तो उनको कोई भी ओन नहीं करता। तो हमारा माशरा जो है वो हमारे बेरहम माशरे के रहमो करम पर होती है। और हमारा माशरा जो है वो इंतहाई खौफनाक उनके साथ सलूक करता है, जो हमारे माजरत के साथ माशरे के जो दरिंदा सिफत या मैं कहूंगी भेड़िया नुमा इंसान है उनको नोचते और घमोड़ते हैं। और जैसे कि अभी एक आपने उस दिन इकरा की स्टोरी सुनी होगी, इकरा नामी बच्चियां जो हमारे अभी शेल्टर होम में एक बच्ची आई है, तो 7 मंथ प्रेग्नेंट है और उसने हाल ही में एक बेबी को जन्म दिया है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स मैं इसलिए बहुत करीब से इनको महसूस करती हूँ क्योंकि मेरी एक ही बहन है और एक ही भाई है, दोनों डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो इनकी तमाम चीजों को मैं बहुत ही मतलब करीब से मैंने देखा है इनकी तकलीफ को, कि खास तौर पे जिनके घर में जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी मदर के दिल पे क्या गुजरती है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं, तो आज से अगर हम 30 साल पहले जाते हैं, क्योंकि ये इदारा मैंने 2003 में बाकायदा इसको मैंने रजिस्टर्ड करवाया था, काम मैं उससे पहले से कर रही थी। तो उस वक्त आप समझ सकते हैं कि हमारे माशरे में इन लोगों का इतना कोई खास मुकाम नहीं था, जो अब माशाल्लाह काफी अब हमने इनको डिफरेंटली एबल्ड का नाम दे दिया है। माशाल्लाह बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं और हमने इनको जॉब्स भी देने शुरू कर दी हैं और काफी हद तक यूजफुल सिटीजन हम इनको बनाने लगे हैं। तो उस वक्त कोई ऐसा इनके लिए बेहतर इदारे नहीं थे, कोई ऐसा हमारे मुल्क में हमारे शहर में बेहतर सोल्यूशन नहीं था इनके लिए। तो मैंने अपने तौर पर एक इदारा कायम किया जहां पर मैं ऐसी बच्चियों को एजुकेशन के साथ साथ इनको ट्रेनिंग हम देते थे। और उस वक्त डे केयर था, वहां पर उन बच्चों को हम सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस था एजुकेशन के साथ साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग था, क्योंकि जब डिफरेंटली एबल्ड बच्ची पैदा होती है तो वालिदैन के लिए सबसे बड़ा जो लम्हा फिक्र होता है वो ये होता है कि हमारे बाद इनका क्या होगा। तो मेरा मकसद जो था वो सबसे अहम ये था कि हम इनको खुद मुख्तार बनाएं, इनको यानी खुद कफील बनाएं, अपनी किफालत ये खुद करें। तो हमको इन मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ हमने अपने इदारे के साथ साथ मैंने लोगों में अवेयरनेस डेवलप करी। उनकी बच्चों की जो हम चीजें इनको सिखाते थे वोकेशनल ट्रेनिंग में, इनको हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग,
इसके अलावा बहुत सारी चीजें, क्योंकि इन बच्चों को आप अपनी मर्जी से नहीं कुछ सिखा सकते। इन बच्चों में जो इंटरेस्ट होता है आप वही सिखा सकते हैं। तो जो बच्चों की बनाई हुई चीजें होती थी हम उसके मुख्तलिफ एग्जीबिशन में होती थी, वहां पे स्टॉल लगाते थे, नॉट फॉर सेल, जस्ट फॉर माशरे में हमें बताना होता था लोगों को कि ये बच्चे भी अगर हम इन पे मेहनत करें तो माशरे में मुकाम हासिल कर सकते हैं, यूजफुल सिटीजन बन सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नतीजा ये निकला कि आज आप देख सकती हैं हमारे इदारे बहुत सारे ऐसे ओपन हो गए हैं जो उनके लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तकरीबन 10 इयर्स बाद मेरे पास ऐसी मदर्स आना शुरू हुई जिनके लिए उनके बच्चों ने या उनकी फैमिली मेंबर ने उनके घरों को तंग कर दिया था। ये समझ लें कि बच्चे जो हैं वो उनको रखने को तैयार नहीं थे, या कुछ ऐसी मदर्स जो कि या ओल्ड लेडीज कह लें कि उनकी शादी नहीं हुई, वो ओल्ड एज हो गई। तो जाहिर है जब वो ओल्ड एज हो जाएंगी तो ओल्ड एज तो इंसान कमजोर हो जाता है, अपने काम खुद से नहीं कर सकता है। तो जो ऐसी खवातीन होती हैं जब वो ओल्ड एज हो जाती है तो वो कहाँ जाएं। तो मेरे पास ऐसी खवातीन आना शुरू हुई कि आप बच्चों के लिए तो बहुत काम कर रही हैं, आप हमारे लिए कुछ काम करें। तो फिर मैंने तकरीबन मुझे 3 इयर्स लगे उसको, मुझे जो है 3 इयर्स मैंने अपने सेंटर, जो डे केयर था मेरा डिफरेंटली एबल बच्चियों का, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। उसको 3 इयर्स मुझे लगे, यानी जो ओल्ड होम मैंने तब्दील कर दिया। ओल्ड होम के साथ साथ मेरे पास डिफरेंटली एबल बच्चियां भी आ गई, यानी डे केयर से ओल्ड होम में शिफ्ट कर दिया। वहां पे ओल्ड लेडीज भी हैं प्लस डिफरेंटली एबल बच्चियां भी हैं। होना तो ये चाहिए कि ओल्ड होम में ओल्ड मदर्स ही होना चाहिए, ओल्ड लेडीज ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि जाहिर है मेरे पास जगह नहीं है और मेरे पास ओल्ड लेडीज के साथ साथ ऐसी बच्चियां भी आना शुरू हो गई जो यतीम हो गई, उनके वालिदैन हयात नहीं रहे और उनके जो बहन भाई थे उन्होंने उनको बेयार मददगार छोड़ दिया हमारे माशरे के रहम करम पे। तो वो फिर मेरे पास आना शुरू हो गई। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क में ओल्ड होम तो होना ही नहीं चाहिए। ये आज का मेरा मैसेज भी है वुमेन्स डे के हवाले से। ओल्ड होम नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इस वक्त इस माशरे की नीड हो गई है ओल्ड होम, क्योंकि हर शख्स इस वक्त बिजी हो गया है। आज से 20 साल पहले अगर हम देखेंगे तो जो लाइफ हमारी थी वो लाइफ स्टाइल हमारा नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है। अब हमारा वो फैमिली सिस्टम नहीं रहा है। घर में जितने भी लोग हैं, अगर घर में पहले 10 लोग होते थे तो उसमें से एक फैमिली मेंबर रोजगार के लिए जाता था, बाकी लोग खाते थे आराम से घर में बैठकर। अभी अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग ही बाहर जाएंगे रोजगार हासिल करने के लिए, या अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वो ओल्ड जो हैं लोग वो घर में अकेले रहते हैं, उनका कोई केयर करने वाला नहीं होता। होता क्या है कि वो जब अकेले रहते हैं तो वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिमेंशिया है, शिजोफेनिया है। तन्हाई की वजह से कोई उनको लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और वो फिर मजीद मुख्तलिफ बीमारियों में गिरफ्तार होते चले जाते हैं। और एक वक्त क्या आता है कि वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं। तो इस वक्त माशरे की नीड को देखते हुए ओल्ड होम कायम होना शुरू हो गए हैं। वो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे माशरे की नीड है तो मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि घर में हमारे बुजुर्ग हैं, तनहा रह रहे हैं, खवातीन जो हैं वो ओल्ड एज हो गई और बाहर चले गए सब लोग, वो अकेले गिर गई, खुदा ना खास्ता उनकी चोट लग गई, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। बजाय इसके कि वो ओल्ड होम में है, वहां पे उनकी 24 आवर केयर हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारे पास जितनी भी खवातीन थी वो माशाल्लाह कितनी ज्यादा फ्रेश थी, खुशगवार माहौल में रहती है। यहाँ पर एक दूसरे को, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ हम उम्र लोग होते हैं, उनके हम उम्र गेट टुगेदर रहता है, अपने दिल की बातें करती हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उनके पास बैठकर उनके दिल की बातें सुनी जाए। यहाँ पर सब बैठकर अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी जो बात होती है ना, वो जब वो एक दूसरे से अपने शेयर कर रहे होते हैं ना दिल की बातें, तो वो आधा ही तो उनकी प्रॉब्लम उसी वक्त हल होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात आती है केयर की। जब उनके वक्त पे उन्हें खाना तीनों टाइम का मिल रहा होता है, उनको वक्त पे मेडिसिन मिल रही होती है, तो लाजमी सी बात है वो फिर हेल्दी रहते हैंगे। तो मैं समझती हूँ कि
ओल्ड होम जो है हम कहते हैं कि सही नहीं है, लेकिन अब माशरे की नीड होती जा रही है, क्या करें हम। जी। तो गुप्ता, थैंक यू सो मच, आपने बहुत खूबसूरती से ये सब बयान किया। और मैंने अपनी आंखों से आके आपका वो इदारा देखा, और मैंने देखा कि वहाँ पे जितनी औरतें थी वो कितनी खुश थी। वो आपको बार बार कह रही थी कि आप उनकी माँ हैं। वो एक खातून थी जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुली वो नात भी रिसाइट की थी। और इतनी वहाँ पे वार्म थी और इतनी मोहब्बत थी। और आपका पैगाम सही है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हिसाब से कि ओल्ड होम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे माशरे में शायद कभी हमने इमेजिन नहीं किया था कि ये नौबत आएगी कि लोग अपने ही घर वालों को अबैंडन कर देंगे, खास तौर पे जो एल्डरली हैं उनको ही छोड़ देंगे, अपनी सगी माओ को या जो भी आपके घर में है उनको आप अबैंडन कर देंगे। कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन क्योंकि इस तरीके के बुरे हालात हो गए हैं, आप जैसे लोग इतना नेकी का काम कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी एक बात है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। और ऐसी सिचुएशन में फिर ये होता है कि भाई यहाँ पे खातून है, वो कहाँ जाए, किस जगह पे जाए। तो ये है कि आप लोगों के इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड जो ऑडियंस है उसको भी मैं रेकमेंड करूंगी कि मैं पर्सनली गई हूँ, मैंने पर्सनली देखा, खैबाने बहरिया और बदर के बीच में आप हैं, वेरी सेंट्रली लोकेटेड जगह है। तो विजिट अगर कोई करना चाहे तो जरूर विजिट भी करें। एंड ज़ाहिर है रमजान का महीना है, सबको जरूरत भी होती है, खासतौर पे इन मदर्स को। तो जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है वो जरूर करें। शुगुफ्ता, वंस अगेन थैंक यू कि आपने इतना ब्यूटीफुली सब एक्सप्लेन किया। अच्छा निगत, अब हम आपके पास आते हैं, थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है, बट थोड़ा सा मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी सबसे पहले कि मैं आपको कई सालों से जानती हूँ, तो मुझे पता है कि आप बहुत ही एक अमेजिंग लॉयर भी हैं, आप बहुत अमेजिंग एक एकेडमिक हैं, लेक्चरर भी हैं। एंड एज फार एज द डिफरेंटली एबल्ड आर कंसर्न्ड इन आर सोसाइटी, उसके हवाले से आपने बहुत सारा काम भी किया है। तो निगत, विदाउट फर्दर अड्यू, प्लीज टेल द ऑडियंस कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये इसमें आपने क्या काम किया है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू वुमेन एंड गर्ल्स, एंड आप फ्यूचर में व्हाट एल्स डू यू एस्पायर टू डू। द फ्लोर इज योर्स, प्लीज। ओके। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो मुझे वीएलए के प्लेटफॉर्म से ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपनी आ, बात लोगों तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाईपीडीओ के प्लेटफॉर्म से हम वुमेन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या काम कर रहे हैं। बीइंग अ वुमेन विद डिसेबिलिटी, इट्स माई सेल्फ। मैंने जो वुमेन्स पीडब्ल्यूडीज के जो इश्यूज है, स्पेशली वुमेन्स के, उनको बहुत करीब से ना सिर्फ देखा है बल्कि एक्सपीरियंस किया है। ठीक है कि माशरे में उनको अपना मकाम बनाने के लिए क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है और किस हद तक उन्हें जो है वो जाना पड़ता है कि फिर जाके वो अपना मकाम बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो इशू होता है वो बहुत कॉमन है और जिसे हम ज़्यादा कर सकते हैं, वो है कि हमारे पास बिहेवियर्स इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले मैं ये मेरा इस वक्त जो वाईपीडीओ बनाने का मकसद था, क्योंकि आपको पता है आई एम रिजाइडिंग इन द एरिया ऑफ मलीर, दैट इज मलीर मॉडल कॉलोनी। तो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है मलीर के, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज एरियाज है, वो बहुत कम होता है। तो उसमें जो है आप स्पेशली अगर वो वुमेन है और फिर डिसेबिलिटीज के साथ हैं, तो फिर तो आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कभी स्कूल भी जाएंगी या कोई चीज़ें होंगी, क्योंकि वहाँ हमारे पास लिटरेसी रेट वैसे ही बहुत कम है और ये चीज़ें हैं। तो मैंने ये जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी और जब मैं एकेडमिक में थी, लेक्चर भी, तो मैंने ये चीज़ नोट की कि हमारे एरियाज़ की एक खातून मुझसे मिली थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आपने जो है वो मेरी बेटी है और वो घर में ही रहती है और उसे हम बाहर नहीं निकालते, वो भी माजूर है। तो लेकिन हमें ना मतलब बड़ा शर्म सा आता है, लेकिन आपको शर्म नहीं आता, आप बाहर निकलती हैं। आई वॉज शॉक। मैंने कहा इसमें आंटी शर्म की क्या बात है? मतलब अगर मैं सिर्फ माजूर ही हूं ना, और तो मेरा माइंड बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, मेरे हाथ ठीक काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है अगर मैं तालीम हासिल कर रही हूँ? तो उस वक्त मैं एक पॉइंट मेरे माइंड में आया
कि इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी जो कि घरों से नहीं निकल रही होंगी। आप यकीन कीजिए सना, कि जब मैंने वाईपीडीओ बना के और उसके बाद इस पे वर्किंग स्टार्ट की, मेरे पास नंबर ऑफ वुमेन ऐसी आई हैं जो कि कभी घरों से भी नहीं निकली हैं। इनफैक्ट छोटी छोटी बच्चियां, अभी रिसेंटली आपको मैं बताऊंगी, लास्ट वीक मेरी एक बच्ची से मुलाकात हुई। वो 13 ईयर्स की वो बच्ची है, एंड शी इज क्वाइटली नॉर्मल। सिर्फ उसका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क नहीं करता, एंड शी हैज ए स्ट्रॉन्ग आईक्यू लेवल, लेकिन जो है वो स्कूल नहीं जाती। अच्छा, एंड शी इज बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। मैंने उनकी मदर से बात की, मैंने कहा आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजती हैं? तो नहीं, हमारी बच्ची को जो है वो बिहेवियर्स इशू हो जाएंगे, लोग पॉइंट आउट करेंगे ये चीजें। देन मैंने उनको एजुकेट करना शुरू किया। मैंने कहा देखें, अगर आप यही सोच के, अभी तो आप हयात हैं और अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, लेकिन ये रियलिटी भी है कि हमें मर जाना है, तो उस आपके बाद फिर इस बच्ची का क्या होगा? तो यही जो मोटिव था, यही मेरी था कि हमें इन बच्चियों को घरों से ना सिर्फ बाहर लाना है, बल्कि इनको जो है वो इतना स्ट्रांग बना देना है कि वो आने वाली लाइफ उनके लिए आसान हो जाए। फिर क्योंकि हमने देखा है कि फिजिकल जो हैं, उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द ब्लाइंड और द डेफ। और एमआर तो एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। लेकिन अगर हम फिजिकली बात करें, हमारे लिए चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले जो है वो हमें एक्सेसिबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अब वो बच्ची की जब मैं काउंसलिंग कर रही थी, उसकी मदर ने कहा कि स्कूल ले तो जाएंगे, लेकिन स्कूल में ये जाएगी कैसे? अच्छा, वहां तो रैंप नहीं होते, वहां पे व्हील चेयर्स नहीं होंगी, वहां ये नहीं होगा, ऐसा होगा, क्लासरूम ऊपर होंगे। आप क्या, आप मैडम, आप इसके दिमाग को ना खराब कर रही हैं। मुझे बड़ी हंसी भी आई, वो मुझ पे शाउट करने लगी। मैंने कहा देखें, जब आप एक कदम उठाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह आपके लिए रास्ते निकाल देता है। आप इतना तो करें कि इस बच्ची को आप जो है वो आप स्कूल लेके तो जाएं, ना एडमिशन दें, हम आप क्लासेस भी नीचे करवाएंगे, हम चीजें, क्योंकि अब तो डिसेबिलिटी राइट बहुत गए हैं। जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त तो आपको पता है, ये 80s की बात है, आई वॉज बॉर्न इन 85। लेट 80s में तो आपको पता है, ना तो डिसेबिलिटी पे इतना वर्क हुआ हुआ था, ना राइट्स इतने स्ट्रांग थे। जैसे मैडम ने अभी मेंशन किया कि जब इन्होंने अपनी एनजीओ 2003 में रजिस्टर्ड करवाई है, और उसके बाद उससे पहले से मैडम इसमें काम कर रही है। मैडम तो उन्हें अंदाजा होगा कि कितना उस वक्त हमारा क्या सिनेरियो था। अब उस वक्त में अगर हमने पढ़ा है, अब तो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो बहुत हमारे लिए आसानियां आ गई हैं। तो यही कहूंगी कि सबसे पहले अपने घर से, अगर हमारा कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, तो हमें पहले डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना है। डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किसने करना है? फैमिली ने करना है। फिर वो फैमिली जब एक्सेप्ट कर लेगी, देन वो फिर अपने बच्चे को, जो बच्चा डिसेबल है, उसको एक्सेप्ट करवाएगी कि बेटा डिसेबिलिटी है, लेकिन इसमें कोई एम्बैरेस नहीं है, कि आप एम्बैरेस नहीं हो। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो फिर जाके आप जो है अपना कुछ ना, आप मतलब कहते हैं कि लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा जो वाईपीडीओ का हमारा मिशन है, और हमने बेसिकली जो वाईपीडीओ ने टारगेट किया हुआ है, वो किया हुआ है फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को। और अभी हमारी वर्किंग बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। हमने अभी 2 इयर्स हुए हैं, हमने इस तंजीम की बुनियाद रखी। और हमने अभी 9 मंथ्स हुए हैं, हमने अपना एक फिजिकल ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश किया है। उसमें हमने जो टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस, वो है फिजिकली चैलेंज पर्सन। और उसमें वुमेन्स को हम ज़्यादा, वुमेन्स भी और मेल दोनों का ही है। लेकिन क्योंकि बीइंग अ वुमेन और विद डिसेबिलिटी, तो मेरा फोकस यही होता है कि जो बच्चियां इस वक्त घरों से नहीं निकल रही, और सिर्फ इस वजह से कि माजूरी की वजह से, तो उनको बाहर निकाला जाए, और उनको जो है वो पहले एजुकेट किया जाए, देन उन्हें बाहर निकाला जाए, और फिर उनके पाँव पे खड़ा किया जाए। तो हम एम्पावरमेंट करेंगे, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बाय द हेल्प ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग। इस तरह की एम्पावरमेंट पे जो है वो मेरा फोकस यही है, और इसी मोटिव पे हम वाईपीडीओ भी काम कर रहे हैं। सेकेंडली, हम बात करते हैं पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की, जिनकी मैं बोर्ड मेंबर हूँ। और आपको एक मजे की बात बताऊंगी कि
ये वाकया है उस वक्त का जब मैं मैट्रिक में थी। तो वही बात है कि माजूर थी और बाहर निकलना और लोगों की बातें सुनना। तो आई वॉज प्लानिंग दैट कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा ना, मतलब बहुत ही वो हो गई थी कि बस मुझे तो अब सुसाइड करना ही है। बस फाइनल ये हो गया है कि निगाह सुसाइड करने वाली है। अच्छा, उस वक्त क्योंकि इंटरनेट पाकिस्तान में नया नया आया था, ये 2004 की बात है। मैं गूगल पे ना, मेरे भाई ने मुझे डाइवर्ट करने के लिए इंटरनेट लगा के दिया, मैं गूगल पे सर्च करने लगी। तो मुझे पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन का लिंक मिला। मैंने कॉल की और अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में मेरे अलावा कोई डिसेबल है ही नहीं। मैंने उनको कॉल की और उनसे पूछा कि क्या आप लोग डिसेबल हैं? तो उनके जो चेयरमैन साहब थे, शायद अहमद मेमन साहब, आई वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर हिम। उन्होंने कहा कि जी बेटा, हम ना सिर्फ डिसेबल हैं बल्कि इंतहाई डिसेबल है। और मुझे बड़ी, मैंने कहा सर ये इंतहाई क्या होता है? कह रहे आप ऑफिस आए। अब मैं ऑफिस गई तो आप यकीन कीजिए, सर इज अ ब्लाइंड। और पाकिस्तान का एक नामवर नाम है, मैम शगुफ्ता तो जानती होंगी। ठीक है, अब मैं जब उनसे मिली हूँ तो उन्होंने जब उन्होंने कहा कि देखो, अच्छा, मैंने जब उनको देखा मैंने कहा सर आप तो नॉर्मल है, आपने तो मुझे फोन करके बुला लिया कि आप आ जाएं, मैं डिसेबल हूँ और आप तो नॉर्मल लग रहे हैं। कह रहे हैं बेटा मेरी आंखें नहीं है, मुझे गौर से देखो। तुम्हारे पास तो आंखें हैं ना, मुझे देख सकती हो। देन उन्होंने मेरी माइंड ग्रोमिंग की। आप यकीन करें, जब मैं उनके ऑफिस से निकली हूँ तो मुझे लगा मैं इतनी पावरफुल हो गई हूँ कि निगाह सब कर सकती है। उसके बाद मैंने मैथ्स में मास्टर्स किया। आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। एंड देन उसके बाद मैम सना, आपको पता है, लॉ किया, लेक्चरर हुई, एडवोकेट हुई। तो हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है कि जो आपकी डिसेबिलिटी को समझे और साथ साथ आपकी साइकोलॉजी को समझे और आपको इतना जो है वो ग्रूम कर दें कि आप फिर पावरफुल हो जाए। दैट इज व्हाट माय पॉइंट, कि मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ उन लड़कियों और उन बच्चियों के लिए जो अपने घरों में कैद हो गई हैं, जो बाहर नहीं निकलती। और उनके घर, अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें पता है क्या आ रहा है, जो बैरियर है वो है घर वालों को समझाना। अभी तक इस 21st सेंचुरी का हम 25 साल वैसे गुजार चुके हैं, लेकिन अभी भी जो इनकी काउंसलिंग है ना, फैमिली काउंसलिंग, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया होता है। फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि हम हमारे बच्चे को आप माजूर ना कहें। अगर उसका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी वर्क नहीं कर रहा, इट्स ओके, लेकिन आप ये लफ्ज ना यूज करें भाई, हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये चीजें हमें खत्म करनी होंगी, एक्सेप्टनेस लानी होगी, और देन उसके बाद ही हम किसी राइट वगैरह को क्लेम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट माय पॉइंट। निगर, दैट इज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। एंड मुझे हमेशा से तुम वैसे ही बहुत इंस्पिरेशनल लगती हो, लेकिन अभी जो तुमने पूरी अपनी मुझे जर्नी बताई है और जो तुमने अपनी इथोस बताई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, आई थिंक दैट यू आर एक्चुअली मेकिंग अ मैसिव डिफरेंस इन दिस सोसाइटी। जहाँ पे बेशक तुमने लॉज की भी बात की कि भाई लॉज ह्यूमन राइट्स के या डिफरेंटली एबल्ड के बेशक आ रहे हैं, आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। जिन जिन लोगों ने कंप्लेन की हुई है कि भाई हम स्कूल्स कैसे भेजें, ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे भेजें, इवन रेस्टोरेंट्स में, वो सही इसलिए कहते हैं क्योंकि रैंप्स नहीं है बहुत सारी जगहों पे। बिल्कुल ऐसे। ऐसे मैं भी एक जगह गई थी लेक्चर देने काफी साल पहले। इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट, लेकिन वहां पे किसी ने कंप्लेन की थी कि आई एम डिफरेंटली एबल, मेरे लेग्स का प्रॉब्लम है, और जब हम गेट पे उतरते हैं वहां से लेके और जिस डिपार्टमेंट तक मुझे चल के जाना होता है, इट टेक्स 20-25 मिनट्स, और उनके पास कोई वैन या कोई कार, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो मुझे ले जाए। तो इस तरीके से बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, लिफ्ट्स नहीं होती हैं बहुत सारी जगहों पे। एंड मेरा सही। मैसेज जो ये होगा इन कंक्लूजन, वो ये होगा विद रिगार्ड्स टू द डिफरेंटली एबल्ड, कि जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं वो पॉलिसीज कंपल्सरीली जो हैं वो इंट्रोड्यूस करें, उनको इम्प्लीमेंट करें। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो देखें कि जैसे हम मैं सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में आपको पता है बहुत सारी बातें करती हूँ, एंड वो ऑम्बड्स पर्सन जो है, वो काम भी आप बहुत कर रहे हैं उसका। और आई एम सॉरी टाइम कम है तो मैं जरा ये कर लूँ, फिर आप बिल्कुल बोलिएगा। और पॉलिसीज जो है जी वो जी भी प्लीज। कंपलसरी हो गई हैं इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, पर्टेनिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी जो है पॉलिसीज बनानी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। मैं मीडिया को भी, बल्कि थ्रू दिस वेबिनार, मैं इनकरेज करती हूँ कि भाई हमारे जो टीवी चैनल्स हैं
उस पे इन बिटवीन जो एडवर्ड्स आते हैं, थोड़ी सी काम के एडवर्ड्स जो हैं वो बनाए जाएं और दिए जाएं इन टर्म्स ऑफ, जैसे ये शगुफ्ता साहिबा का ओल्ड एज होम है, या जो हमारे माशरे में प्रॉब्लम्स हैं विद रिगार्ड्स टू द एल्डरली पीपल या हैंडीकैप या डिफरेंटली एबल्ड, और इस पे जैसे आप लोगों के इदारे हैं इनके एडवर्ट्स बनाए जाएं, इनको सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे बनाए जाएं, रन किए जाएं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इन चीजों के बारे में। और ये जो स्टिग्मास जिसके बारे में आपने बात की है निगत, ये स्टिग्मास अब बहुत हाई टाइम हो गए हमारी सोसाइटी में, ये अब ब्रेक होने चाहिए। तो हमारे पास वक्त कम है, बस 1 मिनट मैं दूंगी शगुफ्ता आपको एक कि चीज आप बस। मेंशन करना चाहूंगी। जी जी, हाँ बोले निगत, गो अहेड। एक चीज आपकी मेंशन करना चाहूंगी, सिर्फ एक चीज, वो ये है कि आपने अभी बात की थी वर्क प्लेस हरासमेंट की। असल में जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए कोई स्पेशल लॉज नहीं है हरासमेंट के, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया कह सकते हैं। देखें, इशू सिर्फ ये है कि अब जो हमारी सोसाइटी की जो हालात चल रहे हैं ना, उसमें ये होता है कि आप वुमेन को अब कभी इस वजह से भी लड़कियां बाजुकात बाहर नहीं निकल रही होती कि लोग उनकी हेल्प के चक्कर में, अब यहाँ पाकिस्तानी अवाम को बैड टच और गुड टच का कॉन्सेप्ट नहीं है। विदाउट परमिशन आप किसी भी लेडी को टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड दैट चाहे वो जो है वो अगर पीडब्ल्यूडी भी है, तो आप उसकी परमिशन से उसको टच करें ना, अपनी खिदमत ना पेश करें। तो ये चीज़ जो है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होती है। और मैं आपके ही इस प्लेटफॉर्म से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें ये लेजिस्लेशन करनी है। बीइंग अ बैरिस्टर, आप मैं भी चाहूँगी कि आप इसमें अपना रोल प्ले करें, और जहाँ तक आप आवाज़ इसकी उठा सकती हैं, इन माई सेल्फ, मैं भी इस चीज़ पे जो है वो काम चाहूँगी कि मैं, और मैंने जो है वो अभी जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनको एक लेटर भी लिखा है कि हमें इसकी लेजिस्लेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखें, ये चीजें वो हैं जो कि बैरियर्स हैं कि लड़कियां क्यों बाहर नहीं निकल रही, क्यों हमारी वर्क फोर्स में इजाफा नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। और ये जो हिरासमेंट है, और स्पेशली पीडब्ल्यूडी वुमेन्स के साथ, इस पे तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस पे बात भी करें, और इसके लिए जो है हम लेजिस्लेशन करवाएं। बिल्कुल हम करेंगे निगत, लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट, अमेजिंग आइडिया, एंड इस पे हम प्रॉपरली काम करते हैं। लेट्स गो अहेड विद दिस। शगुफ्ता, बस एक फाइनल बहुत छोटा सा 60 सेकंड से भी कम का एक मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगी, एंड उसके बाद वी कैन लॉग ऑफ, प्लीज गो अहेड। मैं ये मैसेज दूंगी कि प्लीज अपनी जो मदर्स हैं उनका एहतराम करें, और वो खास तौर पे हमारी जो ओल्ड मदर हैं वो हमारा असासा है, उनसे मोहब्बत करें। और जब वो घरों में होती हैं तो उनसे रहमत और बरकत होती है, उनकी दुआएं लें, उनसे प्यार करें, उनको अपने घरों की जिन्नत बनाएं, उनको ओल्ड होम में ना छोड़ें। जब तक वो आपके घर में होंगी तो समझ लें अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आपके घर में रहेंगी, और जब वो नहीं होंगी तो आपका घर कब्रिस्तान की मानंद हो जाएगा। बहुत खूबसूरत मैसेज था, और इस पे हम कंक्लूड करते हैं। आई नो बातें बहुत सारी हैं एंड वी कैन गो ऑन फॉर आवर्स, लेकिन इंशाल्लाह रमजान के बाद एक और सेगमेंट में आप दोनों खातूनों के साथ रखना चाहूंगी, जिसमें ज्यादा लंबा हम डिस्कशन करें। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता कि आपने इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। निगत, थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई कैन सी कि आप एक कोई आखिरी चीज बोलना चाह रही हैं इससे पहले कि हम कंक्लूड करें। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ, मेरा मैसेज यही होगा कि डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी ना बनाएं, अपनी पावर बनाएं, उसे एक्सेप्ट करें, और फिर जाके अपना मकाम आप दुनिया के सामने लेके आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड अगर आप में से किसी को रीच आउट करना है टू शगुफ्ता एंड निगत, ये दोनों फेसबुक पे भी हैं, दोनों के जो पेजेस हैं वो फेसबुक पे हैं, मैं इस वीडियो के साथ लिंक्स शेयर भी कर दूंगी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट vla.com.pk, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। एंड एज आई सेड, ये इतनी इंस्पिरेशनल खातून है, इंस्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लीज इनको विजिट करें और इन दोनों खातूनों से डिटेल में बात करें कि आप लोग और क्या मजीद कर सकते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। शगुफ्ता एंड निगत, थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा थैंक यू हाफिज। सो मच। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज।